नमस्कार बंधु। गाइस, अब जब वीडियो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, तब आप बिटकॉइन का प्राइस या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस देखोगे और जब वीडियो एंड करेंगे तब उस टाइम उसका प्राइस देखोगे तो आपको यहाँ पे दोनों प्राइसेस में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब गाइस, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बिटकॉइन है और जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज है वो नेचर में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। मीन्स उनके जो प्राइजेस होते हैं वो बहुत जल्दी चेंजेस होते रहते हैं। तो गाइस, इसी प्रॉब्लम को समझते हुए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है क्रिप्टो करेंसीज की, जिसको हम कहते हैं स्टेबल कॉइन्स। तो वैसे आज हम बात करने वाले हैं स्टेबल कॉइन्स के ऊपर ही, कि जो स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं और वो क्यों बनाए गए हैं, उनकी वर्किंग किस तरह से होती है। तो गाइस, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ इस चीज़ समझने के लिए। बट गाइस, इसको वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ब्लॉकचेन, एनएफटी और अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज का समझना हो। अब गाइस, बात आती है कि जो स्टेबल कॉइन्स है वो क्यों बनाए गए, उनका मेन एम क्या है, और दूसरा वहाँ पे कि वो किस तरह से जो अपनी वैल्यू है उसको कह सकते हैं कि मेंटेन करके रखते हैं। तो गाइस, पहले जो बात करते हैं एम की, तो इसको बनाने के तीन मेन एम है। पहला एम गाइस ये है कि जो मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज है उसके प्राइस को स्टेबल रखा जाए। दूसरा कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। और तीसरा गाइस एम ये यहाँ पे ये है कि जो वॉलेटाइल नेचर है कोई भी क्रिप्टो करेंसीज का, बिटकॉइन का, उसको रिड्यूस किया जा सके। अब गाइस, जो भी क्रिप्टो करेंसीज होती है अगर उनके प्राइस को हमें मेंटेन कर रखना है, मतलब कि एक फिक्स वैल्यू रखनी है, तो हमें किसी दूसरे एसेट से उसको बैक करना होगा। जैसे कि एग्जांपल लूँ आपका, जैसे कोई फिएट करेंसी उसको हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इंडियन रुपीस हो गया, यूएस डॉलर हो गया, युआन हो गया, या फिर गोल्ड हो गया, या फिर कह सकते हैं हम कह सकते हैं ऑयल हो गया एग्जाम्पल के रूप में। मीन्स कि कोई एक ऐसा एसेट जो उस वैल्यू को पेक्ट कर रहा हो, जिसके रेफरेंस में हम चीज समझते हैं कि इसके जो प्राइजेस है वो इसके हिसाब से चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपको गाइस के स्टेबल कॉइन्स का, तो हम बात करते हैं मोस्ट फेमस एग्जांपल यूएसडीटी टोकन का। यूएसडीटी टोकन क्या है गाइस? एक पहला स्टेबल कॉइन था जो क्रिप्टो करेंसीज में लॉन्च किया गया था एक हांगकांग की कंपनी टीथर द्वारा। अब गाइस, उन्होंने उसको जिसको पेक किया था यूएस डॉलर से। इसका क्या मीन हुआ गाइस कि अगर आप एक यूएसडीटी टोकन आपके पास, मीन आपके पास एक यूएस डॉलर है, तो वो ये क्लेम कर रहे थे कि अगर वो मार्केट में 1000 यूएसडीटी टोकन रिलीज कर रहे हैं तो उनके पास उनका जो बैंक रिजर्व है उसमें 1000 यूएस डॉलर है। बट गाइस, यहीं पे आपको हम कह सकते हैं कि थोड़ी मेन प्रॉब्लम जा रही थी लोगों को, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स है। मीन्स कि यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी इस चीज़ को रेगुलेट कर रही है। जैसे हमने बात की यूएसडीटी में, तो जो कंपनी है टीथर वो इस चीज़ को रेगुलेट कर रही है, उस कॉइन को, वो टोकन को इशू कराती है। तो हमें उस टीथर कंपनी पे ट्रस्ट करना होगा कि जो एक्चुअल में क्लेम कर रहे हैं, कि हमने बात की थी अगर वो 1000 यूएसडी टोकन रिलीज कर रहे हैं तो एक्चुअल में उनके पास जो बैंक रिजर्व है वहाँ पे 1000 यूएस डॉलर हैं। तो हमें ट्रस्ट करना होगा कि एक्चुअल में वो जो बैंक में जो रिजर्व में जो पैसे हैं उनके पास यूएस डॉलर के रूप में, वो एक्चुअल में एग्जिट करते हैं। तो वैसे यहाँ पे ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इसी ट्रस्ट इश्यूज को ओवरकम करने के लिए मार्केट फिर डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स आए। इससे गाइस हमें नाम समझ में आ रहा है कि किसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी का यहाँ पे कोई हक नहीं होगा। मीन्स कि कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट कंपनी इस चीज़ को रेगुलेट नहीं करेगी, कि कोई भी सिंगल अथॉरिटी इस चीज़ को रेगुलेट नहीं करेगी। तो गाइस, अब बात आती है कि किस तरह से रेगुलेट होती है और ये किस तरह से कॉइन्स को, अपने टोकन्स को इशूज कराते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले समझना होगा कि हमें कि मेकर क्या होता है गाइस। तो गाइस, मेकर क्या है? एक डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम डीएओ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये बना होता है गाइस इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, और इसको मेंटेन करते हैं हम डिसेंट्रलाइज लेजर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। मीन्स कि हमने यहाँ पे देखा कि जो सेंट्रल स्टेबल कॉइन्स थे वहाँ पर हम किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर कह सकते हैं ट्रस्ट करना पड़ रहा था हमें, या वो सेंट्रल अथॉरिटी को रेगुलेट कराती थी। बट यहाँ पर डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स में गाइस जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इस चीज़ को रेगुलेट कराते हैं। जैसे हमने वहाँ पे देखा था यूएसडीटी टोकन का, कि वो जो टोकन है उसको हम पेक्ड कर रहे थे यूएस डॉलर से। मीन्स कि जो सेंट्रल स्टेबल कॉइन्स होते हैं वहाँ पे कोई भी टोकन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर लॉन्च होती है तो उसको पेक्ड करते हैं हम फिएट करेंसी से। और दूसरी साइड यहाँ पे गाइस कि जो डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स होते हैं वहाँ पर हम कोई भी जो टोकन्स होता है या कोई क्रिप्टो करेंसीज होती है उसको हम पेक्ड करते हैं एक दूसरे क्रिप्टो एसेट के द्वारा। जैसे एग्जांपल लो अभी ईथ, और दूसरा टोकन है बेथ। तो गाइस, ये दो टोकन हम यूज करते हैं एज अ कोलैटरल जमा कराने के लिए। अब गाइस, जो मेकर है, मेकर गाइस एक डीएओ ऑर्गेनाइजेशन है। उसका मेन गोल यहाँ पे ये है कि जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके प्राइस को स्टेबल रख रहा है मार्केट में। अब गाइस, जो मेकर होता है वो भी दो तरह के टोकन रिलीज करता है मार्केट में। पहला होता है उनका गवर्नेंस टोकन, जिसको हम कहते हैं एमकेआर टोकन। इसका मेन गोल गाइस ये है यहाँ पे कि अगर आपके पास एमकेआर टोकन है, मीन्स आपके पास अथॉरिटी है कि अगर आपको जो मेकर नेटवर्क है उसमें कोई इंप्रूवमेंट करना है या फिर कोई चेंजेस करना है तो वहाँ पर आप अपना वोट दे सकते हो, ताकि जो मेकर नेटवर्क है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो दूसरा टोकन अगर रिलीज करते हैं वो एक तरह से क्रिप्टो करेंसी टोकन होता है, वो होता है डीएआई, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज कोलैटरल स्टेबल कॉइन्स। मीन्स कि दूसरे कोई सी क्रिप्टो एसेट के द्वारा एज अ कोलैटरल है उसको हम यूज करते हैं। और जो डीएआई टोकन है गाइस एक तरह से क्रिप्टो करेंसीज है। मीन्स कि उसको जो बेसिक फाइनेंस है हमारा, कि उसको हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको यूज करके हम उसको लैंडिंग करना है या फिर बोरोइंग करना है।
है ना। मीन्स कि जो बेसिक फाइनेंस है उसकी DI टोकन की हेल्प से हम उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे मेन बात यहाँ पे ये आती है कि किस तरह से स्टेबल कॉइन्स होते हैं वो अपनी वैल्यू को एक $US के बराबर रखते हैं, या फिर हम दूसरी तरह से कहेंगे कि किस तरह से अपनी वैल्यू को स्टेबल रखते हैं हमेशा। तो गाइस इसको समझने के लिए हमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो वही है गाइस जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में बात की थी कि किस तरह से हमें जैसे पैसे की जरूरत होती है तो हम साहूकार के पास जाते हैं, उसको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट अपना एसेट जमा करवाते हैं, उससे पैसे उधार लेते हैं। जब अपना काम कंप्लीट हो जाता है तो उसको कह सकते हैं जितने पैसे उधार लेते हैं वो प्लस इंटरेस्ट रेट, उसके बाद पूरे पैसे को दे देते हैं और अपना जो भी एसेट होता है उसको वापस से अनलॉक करवा लेते हैं। तो वह सिंपल सा था। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है मेकर वॉलेट में भी। यहाँ पर हम एज अ कोलाटरल हमारी दो चीज़ें, दो टोकन होते हैं, एक ईथ टोकन और एक बेट टोकन, जहाँ पे हम एज अ कोलाटरल इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम पूरे वीडियो में इस बात करेंगे ईथ टोकन को लेके। मीन्स कि हम मेकर वॉलेट में अपने ईथ टोकन को वहाँ पे हम कह सकते हैं स्टोर करा सकते हैं एज अ कोलाटरल, और वहाँ से हम बोरो कर सकते हैं DAI को, और फिर हम जो बेसिक फाइनेंस होता है उसमें हम अपने DAI को यूज़ कर सकते हैं अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम DAI टोकन्स को और स्टेबिलिटी फीस को, गाइस स्टेबिलिटी फीस क्या है, जैसे हम बात की थी उस एग्जांपल में इंटरेस्ट रेट की, तो वही यहाँ पे होती है स्टेबिलिटी फीस। तो हमारा जो DI है प्लस स्टेबिलिटी फीस को वापस जमा करवा देते हैं हमारे मेकर वॉलेट में, और जो हमारा ईथ जो क्रिप्टो एसेट हमने जमा किया था उसको वापस से अनलॉक कर लेते हैं हम लोग। तो एक ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल था। दूसरा होता है बेसिक फाइनेंस और गेम थ्योरी का, बेसिक फाइनेंस बेसिक इकोनॉमिक्स का और गेम थ्योरी का। तो जो बेसिक इकोनॉमिक्स थे वहाँ पे क्या होता है कि जो सप्लाई होती है, अगर हम उस सप्लाई को मार्केट में बढ़ा देते हैं तो किसी चीज़ की डिमांड होती है वो कम होती है, और जब डिमांड कम होती है तो मार्केट का जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज़ का इसी का उल्टा है कि अगर हम सप्लाई को कह सकते हैं मार्केट में कम कर दें तो वह जो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी जो प्राइस होता है वो बढ़ता है। और गेम थ्योरी क्या होती है गाइस, गेम थ्योरी क्या होती है गाइस कि जब भी कोई कॉम्पिटेटिव सिचुएशन की बात आती है वहाँ पर हम मैथमेटिकल इसके मॉडल्स का यूज़ करते हैं ताकि हम उसको एनालिसिस कर सकें। तो है जो बेसिक इकोनॉमिक्स और गेम थ्योरी, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें समझने के लिए किस तरह से DI है अपना प्राइस को मेंटेन करके रखता है, उसका जो प्राइस होता है वो हमेशा स्टेबल रहता है। तो वैसे इस वीडियो में समझते हैं कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे बात आती है दो कंडीशंस की। मान लीजिए कि जो DI है उसकी वैल्यू एक $1 से ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम क्या होता है गाइस कि आप अपने जो ईथ है उसको वहाँ पे जमा करवाइए एज अ कोलैटरल मेकर वॉलेट में, वहाँ से आप DI को बोरो करो और वहाँ से उस DI को सेल करके वहाँ से अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो समझते हैं इस तरह से कि मान लीजिए जो कॉइन बेस है वहाँ पर जो एक DI की वैल्यू है वो बढ़ के हो गई है $1.10, मीन्स कि वहाँ पे 10 सेंट्स उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है। तो उस टाइम क्या कर सकते हो आप, वहाँ पे अपने जो DI आपने बोरो किया था $1 में बोरो किया था और उसको सेल कर सकते हो $1.10 में, वहाँ पे आप 10 सेंट्स का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो गाइस। और गाइस यही चीज़ मार्केट में भी होती है, सेम चीज़ कि लोग अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अगर उस टाइम पे एक DI की वैल्यू $1 से ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होगा गाइस कि जब लोग अपना प्रॉफिट जनरेट करने लगेंगे, मीन्स कि क्या हो रहा है कि अपने DI को सेल कर रहे हैं, और जब DI सेल कर रहे हैं मीन्स कि जब मार्केट में DI की सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर जैसे जैसे सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होती रहेगी DI की, वहाँ पे क्या डिमांड उसकी कम होगी, और जो डिमांड कम होगी तो उसका जो प्राइजेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मीन्स कि जो प्राइस बढ़ के $1.10 हो गया था वो वापस से हो जाएगा $1। अब गाइस इसका दूसरा साइड देखते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए कि जो वैल्यू है DI की वो एक $1 से कम हो जाती है, तो उस टाइम क्या होता है गाइस कि हम वहाँ से मार्केट से DI को खरीद सकते हैं कम प्राइजेस में, और जो हमारा जो कह सकते हैं हमें जो स्टेबिलिटी फीस के साथ जो लोन वापस करना था उसको, तो हम वापस से हमारे जो मेकर वॉलेट है उसमें DI को डिपॉजिट करा के जो हमारा ईथ है उसको हम कह सकते हैं वापस अनलॉक कर सकते हैं। तो गाइस इस बीच हम अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए जो कॉइन बेस है वहाँ पर उसका जो प्राइस है एक DI का वो कम होके $0.95 हो गया। मीन्स कि हमने खरीदा उसको, जो DI जमा करवाया था वो उसकी वैल्यू होती है $1 और $0.95 में उसको हम रीपे कर रहे हैं। मीन्स कि हमको 5 सेंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और हमारा जो ईथ है जो एज अ कोलैटरल में जमा करवाया था उसको हम वापस से अनलॉक कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा कि जब मार्केट से हम DI को परचेस करेंगे तो होगा क्या गाइस, मार्केट में क्या होगा जो सप्लाई है वो कम होने लगेगी धीरे धीरे करके, और जैसे गाइस सप्लाई कम होगी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ती है तो फिर प्राइस बढ़ता है। तो गाइस यहाँ पे जो उसकी वैल्यू कम हो गई थी $0.95 हो गई थी, तो वो बढ़ के वहाँ से वापस से $1 हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर प्राइजेस बढ़ते हैं या प्राइजेस कम होते हैं, दोनों साइड से क्या होता है कि मार्केट वापस उसको $1 पे वापस ले आता है। मीन्स कि जो DI होता है वो अपने जो प्राइस है उसको $1 पे स्टेबल रखता है टाइम के साथ। गाइस यहाँ पे एक पॉइंट और रह जाता है कि मान लीजिए आपने जो भी क्रिप्टो जमा करवाया था, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ईथ का, कि आपने वहाँ पे ईथ डिपॉजिट करवाया था, अगर उसके प्राइसेस में कह सकते हैं प्राइस बढ़ते हैं कम होते हैं,
तो वहाँ पे क्या केसेस होते हैं कि वहाँ पे हमारा जो DI है उस पर क्या चेंजेस आते हैं। मान लीजिए हम पहला केस लेते हैं कि आपको एक ईथ पे आपको 1000 DI बोरो कर सकते हो आप, और उस टाइम पे जो एक ईथ की वैल्यू थी वो थी वहाँ पे $1000 की। ठीक है, अब मान लीजिए गाइस उसकी जो वैल्यू है वो $1000 से बढ़ के हो गई $2000 पे। तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी गाइस तो आपकी जो DI लेने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि एक ईथ पे आपको वहाँ पे 1000 DI मिल रहे थे, अब वहीं सेम एक ईथ पे आपको वहाँ पे 2000 DI देखने को बोरो करने के लिए मिल सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या आपको प्रॉफिट ही होगा कि अगर आपकी जो क्रिप्टो से आप डिपॉजिट करा रहे हो उसकी वैल्यू बढ़ती है तो आपकी जो बोरो करने की कह सकते हैं कि जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। और इस साइड उसका दूसरा साइड देखें हम लोग कि मान लीजिए जो आपका जो एक ईथ की वैल्यू $1000 थी वो कम होकर $500 पे हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है गाइस कि जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी हमने CDP पॉइंट की, तो CDP पॉइंट क्या होता है गाइस, कोलैटरल डेप्थ पॉइंट होता है। इसका क्या मीन हुआ कि अगर आपकी जो वैल्यू होती है एक इस CDP पॉइंट से कम हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रन करता है और आपका जो भी एसेट होता है उसको लिक्विडेट कर देता है। लिक्विडेट गाइस सेम वैसे ही होता है कि अगर हम ठीक टाइम पे लोन चुका नहीं पाते हैं तो जो हमारा एसेट होता है वो साहूकार उसको बेच देता है। तो वहीं पे सेम चीज़ होती है कि जो हमारा क्रिप्टो एसेट होता है उसको सेल कर देता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जो वापस जो CDP पॉइंट है उसको मेंटेन करता है। वैसे हमने समझा किस तरह से स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, किस तरह से उनको हम कैटेगराइज कर सकते हो, किस तरह से उनकी वर्किंग होती है। बट गाइस यहाँ पे कुछ प्रोज और कॉन्स भी होते हैं उनके। अगर हम बात करूँ प्रोज की तो इस पहला प्रोज यहाँ पे ये होता है, पहला एडवांटेज ये होता है उसका कि उसकी वैल्यू होती है वो वहाँ पे स्टेबल रहती है जब मार्केट अनस्टेबल होता है। मीन्स अगर समझ लीजिए मार्केट क्रैश कर गया, मार्केट की जो वैल्यूज है दूसरे क्रिप्टो करेंसीज की वो अगर कम हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप USDT टोकन को या फिर DI टोकन को आप होल्ड करके रखते हो कोई भी स्टेबल कॉइन्स को, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक US डॉलर के बराबर होती है। मीन्स कि अगर मार्केट ऊपर जाता है कम होता है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं आपके साथ। और दूसरा होता है स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। मीन्स कि अगर आप समझ लीजिए कार खरीदते हो तो उसकी वैल्यू अभी 8 लाख रुपए है, आप 10 साल बाद उसकी वैल्यू देखोगे तो वो हो रहेगी 6 लाख रुपए। मीन्स कि आपने 10 सालों में 2 लाख रुपए लॉस कर दिए। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास स्टेबल कॉइन्स हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है गाइस, जैसे अगर पास 1000 USDT टोकन है तो उसकी वैल्यू $1000 की बात रहेगी, चाहे वो आप 5 साल बाद देखो चाहे 10 साल बाद देखो, उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा सेम होती है। मीन्स कि यहाँ पे हम स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह से उसको एक एसेट की तरह यूज कर सकते हैं। पर गाइस यहाँ पे उसका सेम जो पॉइंट हमने अभी रखा कि स्टोर ऑफ वैल्यू, गाइस ये एक एडवांटेज भी है होल्डर्स के लिए, पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं गाइस उनके लिए डिसएडवांटेज ही है। मीन्स कि अगर मान लीजिए मैं 1000 USDT टोकन खरीदता हूँ आज की डेट में, उसकी वैल्यू है $1000, और अगर मैं 5 साल बाद देखूंगा इस तो उसकी वैल्यू $1000 ही रहेगी, 1000 मेरे 1000 USDT टोकन की। तो मतलब कि वहाँ पे हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो गाइस इन्वेस्टर्स के लिए ये एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये यहाँ पे ये है कि जो हम क्रिप्टो एसेट वहाँ पे जमा करवाते हैं, ठीक है, अगर उसकी जो वैल्यू कम हो गई मार्केट में तो वो ऑटोमेटिक लिक्विडेट हो जाएंगे। मीन्स कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करेगा और जो भी हमारे क्रिप्टो एसेट है उसको सेल कर देगा। मीन्स कि हम जो अपन जो एसेट है उसको लूज कर सकते हैं वहाँ पर। तो रिस्क भी गाइस यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट्स को लेके। तो गाइस हमने यहाँ पे आज पूरा ओवरव्यू देखा किस तरह से स्टेबल कॉइन्स वर्क करते हैं, किस तरह से हमने देखा कि इसको कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग, वर्किंग उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे। गाइस अगर आपको लगता है कि किस तरह से स्टेबल कॉइन्स हैं तो गाइस हमने देखा कि किस तरह से जो स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, उनके मेन एम्स क्या थे, किस तरह उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, किस तरह से उनकी वर्किंग होती है। तो गाइस हम यहाँ पे वीडियो में एग्जांपल लिया था कि USDT टोकन की और DI टोकन की। गाइस इसके अलावा भी और भी स्टेबल कॉइन्स होते हैं, जैसे कि हमारा USD हो गया, एक पेक्सोस हो गया, एक ट्रू USD हो गया। तो गाइस इस तरह से अलग अलग स्टेबल कॉइन्स हैं जिनका मेन मकसद यहाँ पे ये है कि मार्केट में जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके प्राइस को स्टेबल रखा जाए। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई कि किस तरह से स्टेबल कॉइन्स वर्क करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए ताकि हम साथ मिलकर ग्रो हो सकें। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।